दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे साइंस का एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस भी है टॉपिक, ज्वलंत विषयों में से एक है। शुरुआत करते हैं उसकी। टॉपिक का नाम है हमारे जैविक कृषि। यदि आपको हमारे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें कभी पता नहीं चल पाता कि आपको हमारे टॉपिक पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बताएं ज़रूर भी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो शुरुआत करेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, परिभाषा, लाभ, विधियां और महत्व। तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। सबसे पहले जैविक खेती क्या होती है। जैविक खेती एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली होती है। जैविक खेती क्या होती है, एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली होती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती एक प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, और इनके स्थान पर क्या होता है, जैविक खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके स्थान पर क्या करते हैं, जैविक खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक कीटनाशक, इनका प्रयोग करते हैं हम। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। तो बात करते हैं, यदि एक प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए तो आप कौन सी परिभाषा लिखेंगे। जैविक खेती की क्या परिभाषा होगी कि जैविक खेती वह कृषि पद्धति है जिसे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या जैविक खेती वह कृषि पद्धति है जिसमें पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। ये खेती क्या है, मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। ये जो कृषि है, खेती है, क्या करती है, उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता और जल सतत विकास, इन पे बहुत ज़्यादा जोर देती है कि इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। ये खेती चाहती है मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता, सतत विकास, इनको जोर देती है, चाहती है कि इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। बात करते हैं जैविक खेती के मुख्य लक्ष्य क्या है, कि जैविक खेती के मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य आता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। पहला लक्ष्य क्या है, मिट्टी की उर्वरता है, इसको बना के रखना, कि जैसी उर्वरता है ये कभी बिगड़नी नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। फिर आता है जल और पर्यावरण संरक्षण। क्या, जल और पर्यावरण संरक्षण दूसरा लक्ष्य है। जैविक खेती का दूसरा लक्ष्य क्या है, जल और पर्यावरण संरक्षण। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करना। ये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना जैविक खेती का तीसरा लक्ष्य। चौथा लक्ष्य आता है हमारा स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य उत्पादन। क्या, स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य उत्पादन हमारी जैविक खेती का चौथा लक्ष्य है। पांचवा लक्ष्य आता है हमारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। पांचवा क्या लक्ष्य आता है, किसान होते थे, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, इसमें पांचवा लक्ष्य आता है हमारा जैविक खेती का। तो आप देख सकते हैं जैविक खेती के कितने बड़े बड़े लक्ष्य हैं, कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, जल और पर्यावरण संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करना, स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य उत्पादन, पांचवा आता हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। अब हम बात करेंगे जैविक खेती के क्या क्या लाभ है। जैविक खेती के लाभों के बारे में बात करें, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला लाभ आता था हमारे स्वास्थ्य लाभ। पहला लाभ कौन सा था, स्वास्थ्य लाभ। तो बात करें स्वास्थ्य लाभ की, इससे क्या होता है, रसायन मुक्त भोजन में प्राप्त होता है। इससे में क्या होता है, रसायन मुक्त भोजन प्राप्त होता है। जैविक उत्पादों में पेस्टिसाइड्स और हानिकारक रसायन होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैविक उत्पादों में क्या होता है, पेस्टिसाइड और रासायनिक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। फिर पौष्टिकता अधिक की बात करें तो इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। जो हमारे जैविक खेती से उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उन उत्पादों में क्या होते हैं, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। एक तो उनमें रसायन नहीं होता, हानिकारक पेस्टिसाइड रसायन का उपयोग होता ही नहीं है, उनमें मिलेगा भी नहीं। दूसरी बात, इनसे जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। फिर कैंसर और अन्य बीमारी से बचाव की बात करें, क्या, कैंसर और अन्य बीमारी से बचाव की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों से कैंसर का खतरा बढ़ता है। क्या होता है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से क्या होता है, कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो कैंसर और अन्य जैसी बीमारियां होती हैं उनसे हमें बचाव होता है।
अन्य लाभ देखें तो पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। जैविक खाद और फसल चक्र, किससे कि हम जैविक खाद और फसल चक्र का उपयोग करते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता खराब नहीं होती है। हम एक ही फसल को बार बार उगाते रहते हैं और रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या मिट्टी खराब हो जाती है। लेकिन हम जैविक खेती करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, वो वैसी वैसी बनी रहती है। फिर बात करें जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं। जैसे हमारे जैविक खेती के बजाय नॉर्मल खेती करते हैं जिसमें रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो वो रिस कर क्या है, जल स्रोतों में चले जाते हैं। और जल स्रोतों में जाने से क्या होता है, एक समस्या आती है सुपोषण की समस्या, यूट्रोफिकेशन की समस्या आती है, जिससे कुछ दिनों बाद जल स्रोत बर्बाद हो जाते हैं। तो लेकिन जैविक खेती करने से क्या होता है, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं, कोई हानिकारक रसायन उनमें नहीं मिलता है। फिर बात करते जैव विविधता बढ़ती है कि मधुमक्खियाँ, केंचुए, माइक्रोब्स, इनका संरक्षण भी होता है। क्यों? क्योंकि जैविक खेती के अंदर जो उत्पाद बनते हैं उनको यदि ये कंज्यूम करते हैं, हमारे मधुमक्खी, केंचुए, माइक्रोब्स आदि ये कंज्यूम करते हैं तो उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर बात करें आर्थिक लाभ की, किसकी आर्थिक लाभ की बात करें तो किसानों के लिए अधिक लाभदायक है। क्या किसानों के लिए अधिक लाभदायक हमारी जैविक खेती। जैविक उत्पादों की बाजार में अधिक कीमत मिलती है कि जैविक उत्पाद होते हैं इनकी क्या बाजार में ज़्यादा कीमत मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं हमें। अभी इनके ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आय बढ़ती है। कम लागत में अधिक उत्पादन की बात करें तो रासायनिक खादों, कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या रासायनिक खाद और कीटनाशक होते हैं तो इस खेती में क्या इनकी जरूरत नहीं पड़ती और ये क्या काफ़ी महंगे आते हैं। अब ये महंगे आते हैं, इससे क्या है, जो फसल होती है, उत्पाद होता है, उसकी लागत बढ़ जाती है। और जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो लागत तो बढ़ाने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद्य कीटनाशकों का प्रयोग इसमें करते ही नहीं। फिर बात कर लंबे समय तक फायदेमंद, इससे क्या मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, जिससे क्या उत्पादन स्थायी रूप से बढ़ता है। तो इस तरह हमने जैविक खेती के लाभ देखे। अब हम देखेंगे जैविक खेती की कैसे जाती है। जैविक खेती के प्रकारों की बात करें, क्या जैविक खेती किस तरह से की जाती है। जैविक खेती के प्रकार देखें, ये विधि, मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहली विधि आती है हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए धनिया, मूंग, ढेंचा, ग्वार आदि की फसलें उगाकर मिट्टी में मिला दी जाती है। हरी खाद की बात करें तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फसलें होती है जैसे हमारे धनिया, मूंग, ढेंचा, ग्वार, इस तरह की फसलें उगाई जाती है। और फसलें उगाकर हम क्या करते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है, उनकी पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में क्या नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी आ जाती है, उन तत्वों की कमी इनसे पूर्ण हो जाती है। फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करें, जैविक खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करें जिसे जैविक खाद कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गाय का गोबर की खाद है उसको बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, इससे क्या मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। गाय के गोबर की खाद का प्रयोग करने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फिर आता है वर्मी कंपोस्ट, मतलब केंचुओं से बनी हुई खाद का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, केंचुओं से बनी हुई खाद का प्रयोग करते हैं। फिर बात करें कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद में क्या करते हैं, सूखे पत्ते, फल सब्जियों के छिलके और गोबर, इनसे बनी हुई जो खाद होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो जैविक खाद में हम क्या करते हैं, गाय के गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद, इन सब का उपयोग करते हैं। तो हमने देख लिया, एक तो हमने पहला तो देख लिया था हमने हरी खाद, दूसरा देख लिया था जैविक खाद। तीसरी बात करते हैं मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। तीसरा कौन सा देखेंगे, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो एक ही खेत में क्या विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। भाई एक ही खेत है, एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें हम उगाएंगे, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जैसे गेहूं के साथ हमने क्या उगा दिया, चना, और मक्का के साथ क्या उगा दिया, अरहर। क्या गेहूं के साथ क्या उगा दिया, चना, और मक्का के साथ क्या उगा दिया, अरहर। तो इस तरह से मिश्रित कृषि करने से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है इनकी उर्वरता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। चौथा तरीका काम में ले सकते हैं हम फसल चक्र, जिसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो हर साल अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। क्या होता है, हर साल क्या होता है, अलग अलग फसलें उगाने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों का प्रकोप कम होता है। जैसे कुछ समय पहले हमने टिड्डों का प्रकोप देखा था भारत के अंदर, तो ऐसी चीज़ें भारत के अंदर नहीं आएगी। जो भारत की जो फसलें हैं
यदि हम उसको जैविक खेती में क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, तो हर साल हम अलग अलग फसलें उगाएंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। उदाहरण के साथ देखें तो एक साथ दलहनी फसलें चना और अरहर, दूसरे साल क्या उगाएंगे, गेहूं धान, तो ऐसे करके हम उगाएंगे ना, कभी क्या और कभी क्या, तो इससे क्या फसल रोटेशन होगा और कीटों का प्रकोप कम से कम होगा, मिट्टी तो सही होगी होगी। अगला आता हमारा जैविक कीटनाशक और कीट नियंत्रण, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल की बात करें, हम कीटों को कैसे दूर रख सकते हैं। पहला काम ले सकते हैं नीम का तेल, नीम ऑयल काम में ले सकते हैं कीड़ों को भगाने के लिए। कीटों को भगाने के लिए हम नीम ऑयल या नीम का तेल काम में ले सकते हैं। फिर बात करें गोमूत्र और लहसुन का मिश्रण, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हम गोमूत्र और लहसुन का मिश्रण काम में ले सकते हैं। फिर ट्रैप क्रॉपिंग, मतलब कीटों को आकर्षित करने वाली फसलें लगाना, जैसे मक्का के साथ हम क्या लगा देंगे, सूरजमुखी। तो मक्का के साथ क्या लगा देंगे, सूरजमुखी, ताकि मक्का को छोड़ के जो कीट होते हैं वो किस पर चले जाएंगे, सूरजमुखी पर चले जाएंगे। हम ऐसी फसलें उगा सकते हैं जो दूसरे कीटों को आकर्षित करें, ताकि वो फसलें बच जाएगी। तो ट्रैप क्रॉपिंग की बात करें तो इसमें मक्का के साथ हम क्या लगा देंगे, सूरजमुखी। तो इस तरह हम क्या जैविक खेती में करने की बहुत सारी विधियाँ होती है, हमने 5 विधियाँ देखी। अब बात करें भारत में जैविक खेती की क्या स्थिति है, क्या भारत में जैविक खेती की क्या स्थिति है उसकी बात करें तो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, ये 2 योजनाएं जैसी शुरू की है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपको बताना कि हाँ चल रहा है भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। बात करें भारत और दुनिया में जैविक खेती की क्या स्थिति है, तो भारत क्या है, जैविक किसानों की संख्या में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत क्या है, जैविक खेती के मामले में या जैविक किसानों के मामले में दुनिया में पहले स्थान पे। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। सिक्किम क्या है, भारत का पहला 100% जैविक राज्य है, जहाँ 100% खेती जैविक खेती की जाती है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य है। सिक्किम तो क्या साइज में छोटा है, इसलिए पहला तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश क्या साइज की बात करें, क्यों, क्योंकि साइज में मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ जैविक खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी अपनी जैविक खेती को अपनाई जा रही है। विश्व स्तर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास, या दुनिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा जैविक खेती का क्षेत्रफल, लगभग 35.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे जैविक खेती की जाती है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से हमने दुनिया के मामले में भी देख लिया। अब बात करते हैं जैविक खेती का आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ क्या क्या होते हैं। क्या आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ क्या क्या होते हैं उसकी बात करें तो जैविक खेती की बाजार में कीमत 20 से 50% ज़्यादा ही होती है। जैसे नॉर्मल खेती से जो उत्पाद बनते हैं उनके मुकाबले जैविक खेती के जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमत 20 से 50% ज़्यादा होती है। तो भैया ये तो आर्थिक लाभ हुआ, क्यों, क्योंकि किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। जैविक खेती से मिट्टी की में जैविक कार्बन 20 से 30% बढ़ जाता है। क्या होता है, जैविक खेती से मिट्टी में जैविक कार्बन क्या होता है, 20 से 30% बढ़ जाएगा। रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में 30 से 40% ऊर्जा कम खर्च होती है। क्या, रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में 30 से 40% ऊर्जा कम खर्च होती है। जैविक खेती जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद भी करती है। क्यों, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। क्या जैविक खेती क्या करती है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। क्यों, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। तो हमने इसके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ देखे। अब देखेंगे जैविक उत्पादों की वैश्विक और भारतीय मांग क्या है। क्या जैविक उत्पादों की वैश्विक और भारतीय मांग क्या कहती है उसके बारे में देखें तो भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगह होता है। भारत के जो उत्पाद होते हैं वो सभी जगह जाते हैं। हर साल लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात करता है भारत। भारत क्या करता है, हर साल 2.5 लाख मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात करता है और सभी जगह हमारी डिमांड बनी रहती है। भारत के जैविक मसाले मतलब हल्दी, जीरा, धनिया, औषधीय फसलें जैसे अश्वगंधा, आंवला, ये सब के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। फेमस है क्या क्या, हमारे मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, औषधीय फसलें जैसे अश्वगंधा, आंवला, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज़्यादा फेमस है। बात करें अब जैविक खेती और परंपरागत खेती, इन दोनों में अंतर क्या है। यदि प्रॉपर ही पूछ लिया जाए तो आपको क्या क्या बताना है कि जैविक खेती और परंपरागत खेती या रासायनिक खेती में क्या अंतर है। पहली चीज़ उर्वरक का अंतर आता है। जैविक खेती में हम गोबर और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। क्या, गोबर और वर्मी कंपोस्ट होता है, जैविक खाद के रूप में इनका उपयोग करते हैं।
पारंपरिक और रासायनिक खेती में हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी इनका उपयोग करते हैं। कीटनाशक के रूप में जैविक खेती में हम नीम, गोमूत्र और जैविक उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे हमारा मट्ठा होता है, छाछ होता है, मिर्ची होती है, इधर लहसुन होता है, इनका उपयोग करते हैं। जबकि पारंपरिक खेती में हम हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। फिर पर्यावरण प्रभाव की बात करते हैं। जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है। क्या होती है, जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है, जबकि हमारी पारंपरिक रासायनिक खेती मिट्टी, पानी और हवा सभी को प्रदूषित करती है। क्या, मिट्टी, पानी, हवा सभी को प्रदूषित करती है। पौष्टिकता की बात करें, जैविक खेती अधिक पौष्टिक होती है, जबकि पारंपरिक खेती कम पौष्टिकता वाली होती है। क्या होती है, पारंपरिक खेती तो क्या होती है, कम पौष्टिकता वाली होती है, जैविक खेती अधिक पौष्टिक होती है। लागत की बात करें तो जैविक खेती में लागत कम आती है, जबकि पारंपरिक खेती या रासायनिक खेती में लागत ज़्यादा आती है। क्यों, क्योंकि रसायनों की खरीद में क्या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए उनकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। अब हम बात करें, जैविक खेती तो कर लेंगे किसान, लेकिन इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई चुनौतियाँ। तो बात करें जैविक खेती की चुनौतियों के बारे में, तो जैविक खेती की चुनौतियाँ क्या कहती है। ये पहले वर्ष में उत्पादन कम हो सकता है। इसमें इसमें क्या होता है, पहले वर्ष में उत्पादन कम हो सकता है। क्यों, क्योंकि जैविक खेती को जब किसान काम में लेते हैं तो उनकी फसल उतनी तेजी से उत्पादन नहीं करती, तो पहली साल उत्पादन कम हो सकता है। दूसरा, जैविक खाद और कीटनाशकों को निर्माण समय लेता है। क्या, जब हम जैविक खाद और कीटनाशकों को प्रयोग करेंगे तो ये पहली बात बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमारे रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, मार्केट से खरीदो और काम में लो, जबकि ये जब मार्केट में भी बनते हैं लेकिन मार्केट में बहुत स्लो स्पीड से बनते हैं। जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और प्रमाणन में कठिनाई, कि जैसे कई बार पता भी नहीं चल पाता कि जैसे हमने जैविक उत्पाद बनाया है, लेकिन मार्केट वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि आपके ये उत्पाद जैविक उत्पाद है। तो कई बार क्या है, इसके प्रमाणन में कठिनाई होती है, जैविक उत्पादों की मार्केटिंग भी हम ठीक से नहीं कर पाते। रासायनिक खेती की तुलना में अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। क्या, रासायनिक खेती में क्या होगा, पैसा खर्च करो, मार्केट से सामान लाओ और प्रयोग ले लो, बस इतना सा होता है। जबकि हमारी जैविक खेती में क्या है, इनकी तुलना में ज़्यादा मेहनत होती है। क्यों, क्योंकि रासायनिक खाद की तुलना में जो हमारे उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक, उनका वजन कम होता है, लाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन इसमें क्या, लाना, रखना, इनका प्रयोग करना, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है, मेहनत वाला काम होता है। चुनौतियाँ। अब हम क्या कर सकते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। जिस सुझाव है क्या है, कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैविक मतलब कि जैविक खेती के लिए सब्सिडी और सहायता मिलती है, तो किसान इसका लाभ उठा सकता है, जिससे उसकी लागत में कमी आती है। फिर जैविक उत्पादों का सही मूल्य निर्धारण हो, मतलब किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, तो ये हम कर सकते हैं। तीसरा, जैविक उत्पादों के लिए बाजार और निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि मार्केट अच्छा रहेगा तो किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ के इसके लिए कार्य करना पसंद करेंगे। फिर किसानों के जैविक खेती के मामलों में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। किसानों को क्या होना चाहिए, जैविक खेती के मामलों में क्या, ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, ताकि उनको एक प्रॉपर जैविक के उत्पाद बनाने में मदद मिले। और यदि ऐसा होगा तो उनके उत्पाद पूरे विश्व में अच्छे दाम पर बिकते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इसके, तो जैविक खेती सतत कृषि प्रणाली होती है, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। यह पर्यावरण, मिट्टी, जल स्रोत और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। ये क्या करती है, पर्यावरण, मिट्टी, जल स्रोत और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। हालांकि जैविक खेती की शुरुआत में कुछ कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन लंबे समय में अधिक लाभदायक और टिकाऊ साबित होती है। इसलिए एक टैगलाइन होती है क्या, जैविक खेती अपनाएं, स्वस्थ जीवन और हरित भविष्य पाएं। तो जैविक खेती अपनाएं, स्वस्थ जीवन और हरित भविष्य अपनाएं। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की जैविक खेती की। क्यों, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, जैविक खेती को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी देखना जरूरी है, छोटा सा पॉइंट है। तो राजस्थान में जैविक खेती की बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ खेती मुख्य रूप से वर्षा आधारित और जल संरक्षण जो हमारी तकनीक है, जैसे तालाब है, नलकूप है, इनके जरिए की जाती है, इन पर निर्भर है। हाल ही के वर्षों में क्या, यहाँ जैविक खेती को और बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, ताकि यहाँ मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए, किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। इससे क्या, किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, ये हमारा उद्देश्य है। अब राजस्थान में जैविक खेती की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी कुल भूमि है, जितनी भी हम खेती वाली भूमि बात करें, कृषि वाली भूमि, उसका लगभग 10 से 12% हिस्से पर जैविक खेती की जा रही है।
मतलब हमने शुरू कर दिए 10 से 12% एरिया में तो जैविक खेती करना शुरू कर दिया। मध्य और दक्षिणी राजस्थान, मध्य और दक्षिण राजस्थान जैसे कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, यहाँ पे जैविक खेती को बहुत ज़्यादा क्रेज है, मतलब यहाँ तेजी से जैविक खेती बढ़ रही है। राज्य सरकार जैविक उत्पादों के निर्यात और मार्केटिंग के लिए बहुत सारी नीतियाँ बना रही है ताकि किसान अधिक से अधिक रूप में जैविक खेती को अपनाएं और उसके फायदे लें। जैसे राजस्थान जैविक खेती मिशन, क्या राजस्थान जैविक कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी सरकारी योजनाओं से किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, किसानों को आर्थिक लाभ भी होता है, तो किसान आगे बढ़ बढ़ के इनको काम में लेना शुरू करते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैविक खेती के लिए अनुकूल कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र आता है हमारा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू, वहाँ पे हम ग्वार, बाजरा और मूंगफली इसकी खेती कर सकते हैं। क्या ग्वार, बाजरा और मूंगफली की खेती कर सकते हैं शेखावटी क्षेत्र में। सीकर, झुंझुनू, चूरू में क्या सीकर, झुंझुनू, चूरू में क्या हम ग्वार, बाजरा और मूंगफली की खेती कर सकते हैं। फिर हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बारा, झालावाड़ की बात करें तो गेहूँ, धान, सब्जियां ये उगा सकते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, झालावाड़ में गेहूँ, धान और सब्जियां उगा सकते हैं। फिर मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एरिया में क्या उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एरिया में दलहन, तिलहन और मसाले उगा सकते हैं। क्या दलहन, तिलहन और मसाले उगा सकते हैं। फिर थार मरुस्थलीय क्षेत्र में बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर में ग्वार, जीरा, इसबगोल उगा सकते हैं। तो राजस्थान में जैविक खेती के लिए अनुकूल क्षेत्र कौन कौन से? शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, थार मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें हम शेखावटी क्षेत्र में तो ग्वार, बाजरा, मूंगफली, हाड़ौती क्षेत्र में गेहूं, धान, सब्जियां, मेवाड़ क्षेत्र में दलहन, तिलहन और मसाले और थार मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्वार, सीरा और इसबगोल ये उगा सकते हैं, जिससे हमारे जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। बात करें राजस्थान में जैविक खेती के प्रमुख उत्पाद क्या क्या है, जैसे हमारा बाजरा, ग्वार, चना, मूंग, तिल और सरसों, ये कौन सी फसलें हैं? ये हमारी सूखा सहनशील फसलें हैं। क्या इनको पानी की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। हमारे इन फसलों को क्या होता है, पानी की आवश्यकता कम से कम पड़ती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सूखा सहनशील फसलें कहते हैं। फिर बात करें इसबगोल, मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, हल्दी, तो राजस्थान के मसाले दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो फसल मसाले हैं हमारे इसबगोल, मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, हल्दी, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के। फिर एलोवेरा, अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, ये हमारे औषधीय फसलें हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फल सब्जियों की बात करें तो जैविक टमाटर, प्याज, बैंगन, अनार, बेर, ये क्या है, काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक भी रहते हैं और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा उगते भी हैं। ये हमारे टमाटर, प्याज, बैंगन, अनार, बेर। अब बात करते हैं राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कौन कौन से प्रयास हैं। पहला प्रयास होता है परंपरागत कृषि विकास योजना। या परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें तो किसानों को क्या है, जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है 50,000 प्रति हेक्टेयर। हर हेक्टेयर के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना कौन सी? परंपरागत कृषि विकास योजना नाम याद रखना। इस योजना के तहत हर हेक्टेयर यदि जैविक खेती करेंगे तो 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग पर जोर दिया जाता है। क्या जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। फसल चक्र और मिश्रित खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या फसल चक्र और मिश्रित खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इससे फायदा ही रहता है। इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना में हमारे फसल चक्र और मिश्रित कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो बात करें राजस्थान जैविक कृषि मिशन, तो जैविक कृषि खेती को बड़े स्तर पर अपनाने और मार्केटिंग की सुविधा के लिए, क्या जैविक खेती को बड़े स्तर पर अपनाने और मार्केटिंग की सुविधा देने के लिए हमारे राजस्थान जैविक कृषि मिशन को शुरू किया गया। फिर बात करें जैविक उत्पादों के प्रमाणन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का भी आसान बनाया जा रहा है ताकि ये पता चले कि कौन से उत्पाद जैविक उत्पाद है, कौन से उत्पाद जैविक उत्पाद नहीं है, ताकि उनको अलग जो रासायनिक उत्पाद होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट किया जा सके, अलग किया जा सके, ताकि मार्केट में उनके जो मार्केटिंग भी आसानी से हो जाए। फिर बात करें जैविक उत्पादों के लिए विशेष मंडियों और निर्यात सुविधा उपलब्ध कराना। क्या जैविक उत्पादों के लिए विशेष मंडियों और निर्यात सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारे राजस्थान जैविक कृषि मिशन है, इसके उद्देश्य। अब हम बात करें राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्रों का सहयोग की बात करें तो हमारे जो कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे हम जैविक खेती पर शोध और ट्रेनिंग दे रहे हैं। यदि कोई किसान यदि चाहता है अपने शोध करना या फिर इसके मामले में कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमारे कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर
यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय में जैविक खेती पर शोध और ट्रेनिंग दी जा रही है। किसानों को वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक और कीटनाशकों का उपयोग सिखाया जा रहा है। कि किसानों को हम क्या करें, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक कीटनाशकों का उपयोग सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैविक खेती की बात करें तो राजस्थान सरकार ने कि कृषि विभाग ने जैविक उत्पादों की घर बैठे ही ऑनलाइन खरीद बिक्री करने के लिए वे जैविक उत्पाद है, तो सरकार ने कहा है कि जैसे मार्केट में जाते हैं तो कई बार क्या अलग सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता कि जैविक उत्पाद है कि नहीं, तो मार्केट में उनका सही दाम नहीं मिलता। तो सरकार ने क्या किया है कि राज किसान जैविक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए क्या है कि जैविक खेती के प्रमोट किया जाता है कि आप यहाँ से खरीदेंगे उत्पाद तो आपको जैविक उत्पाद भी मिलेंगे। तो ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए घर बैठे तो राज किसान जैविक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर और जोधपुर में जैविक उत्पाद मार्ट की स्थापना कर रही है। कि एक मार्ट में जैसे मॉल होता है, मॉल की बात कर रहे हैं, तो जयपुर और जोधपुर में क्या 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक उत्पाद मार्ट लॉन्च कर रही है, जहाँ पे जो भी उत्पाद मिलेंगे वो जैविक उत्पाद होंगे। राजस्थान सरकार जैविक कृषि करने पर किसानों को 3 किस्तों में 50% या 10,000 रुपये, क्या 3 किस्तों में 50% या 10,000 रुपये, पहली किस्त में तो 4,000, दूसरी तीसरी किस्त में 3,000 रुपये की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दे रही है। जो किसान जैविक कृषि करेंगे उनको 50% उनकी खेती का या 10,000 रुपये अधिकतम जो भी है वो देंगे। पहली किस्त में तो 4,000 देंगे, दूसरी तीसरी किस्त में हम 3,000 रुपये सरकार की तरफ से उन किसानों को प्राप्त होंगे जो जैविक खेती करेंगे। बात करें देश की तो देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र झालावाड़ में खोला जा रहा है। क्या देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र झालावाड़ में खोला जा रहा है। 2015 में डूंगरपुर जिले को जैविक खेती के लिए समर्पित जिला घोषित किया गया था। कब? 2015 में डूंगरपुर जिले को राजस्थान के हमारे जैविक खेती के लिए समर्पित जिला घोषित कर दिया गया था। जयपुर में जो एक गांव है दादिया गांव, उस गांव को राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया गया है। क्या दादिया गांव को राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया गया है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जैविक खेती के क्या फायदे हैं। पहला, जल की कम जरूरत पड़ती है। जैविक खेती में भी जरूरत कम पड़ती है, राजस्थान में तो जल है ही कम। तो जैविक खेती में रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद और मिट्टी संरक्षण तकनीक अपनाई जाती है। कि जैविक खेती में क्या होता है, रसायनों की जगह क्या होता है, प्राकृतिक खाद और मिट्टी संरक्षण की तकनीकें अपनाई जाती है। फिर आता है कम लागत और अधिक लाभ। जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादन लागत घटती है। क्या होता है, जैविक खाद का उपयोग करने से, प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करने से क्या होता है, उत्पादन की लागत घटती है, जिससे किसानों का आर्थिक रूप से फायदा होता है। फिर बात करें निर्यात की संभावना, तो राजस्थान के जैविक मसाले, औषधीय फसलों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ रही है। राजस्थान के जैविक मसाले हैं, औषधीय फसलें हैं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे निर्यात की संभावना बढ़ती है। फिर बात करें पर्यावरण संरक्षण, तो जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता, जैव विविधता और जल संसाधनों की रक्षा होती है। जैविक खेती से क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता, जैव विविधता और जल संसाधनों की रक्षा होती है। तो राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जल कम है तो जैविक खेती अपनाओ, कम लागत आती है, अधिक लाभ रहता है, निर्यात की संभावना रहती है, पर्यावरण संरक्षण तो है ही। फिर हम बात करें राजस्थान में जैविक खेती की चुनौतियाँ, मतलब दिक्कतें क्या आती है राजस्थान में जैविक खेती करने में। पहली दिक्कत आती है सिंचाई की समस्या। क्यों? क्योंकि पानी की आवश्यकता तो पड़ती है। राजस्थान में पड़ता है हमेशा जल संकट, जिससे जैविक खेती करने में कठिनाई आती है। फिर आता है कम जागरूकता। अभी भी कई किसान जैविक खेती के फायदों से अनजान है। जैविक खेती से जो फायदा होता है, किसान सोचते हैं कि छोड़ो इतनी मेहनत कौन करेगा। तो किसान क्या जैविक खेती के फायदों से अनजान रहते हैं। बाजार और विपणन की दिक्कतें, जैविक उत्पाद बन तो गए लेकिन उनकी सही कीमत और सही बाजार तक पहुंचना उनका चुनौतीपूर्ण रहता है। क्योंकि जो डिमांडिंग है, मतलब जहाँ पे जैविक उत्पादों की डिमांड रहती है वहाँ तक पहुँचाना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत टेढ़ा काम होता है। तो प्रमाणन प्रक्रिया जटिल और महंगी होती है। मतलब जैविक प्रमाण पत्र, मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना इतना आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ा काम होता है। तो राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को जैविक खेती के लिए अधिक सब्सिडी और सुविधाएं देनी चाहिए। क्या? सरकार को जैविक खेती के लिए अधिक सब्सिडी और सुविधाएं देनी चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। या किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
जैविक उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या जैविक उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाना चाहिए। किसान होते हैं तो किसानों को जैविक प्रमाण पत्र, तो उनके उत्पाद जैविक उत्पाद है तो ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में देखें तो राजस्थान में जैविक खेती की बहुत ज़्यादा संभावना है, खासकर सूखा सहिष्णु फसलें जो क्या हमारे सूखा सहन कर सकती हैं, ऐसी जैसे हमने देखा था ग्वार बाजरा, ये फिर मसालों और औषधीय उत्पादकों के लिए तो सरकार और किसानों के सहयोग से यह राज्य के जैविक खेती के प्रमुख केंद्रों में से एक बन सकता है। राजस्थान क्या है, भारत के अंदर जितनी भी जैविक खेती होती है तो जैविक खेती के मामलों में राजस्थान क्या और जितने भी राज्य हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है। जैविक खेती से किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती से किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का उत्पादन संभव है। राजस्थान को जैविक खेती का हब बनाने के लिए किसानों और सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे ये साइंस बायोलॉजी का एक टॉपिक था जैविक खेती, जिसमें एक ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए थी कि क्या है, कैसे कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी हमने नॉलेज देने की कोशिश की। तो इस तरह हमने हमारा आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक बनाया। यदि आपको टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम थोड़ा फास्ट मोड में इसलिए बनाते हैं इसको कि अधिक लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, क्यों, क्योंकि इससे एक तो बोरियत होती है और रिवीजन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।